लाइफ ऑफ पाई में इरफान खान के किरदार का एक बेहद चर्चित डायलॉग है। आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो। What hurts the most is not getting a moment to say goodbye। हिंदी तर्जुमा है, मुझे लगता है कि अंत में जिंदगी जाने देने का दूसरा नाम बन जाती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम अलविदा कहने भर का वक्त भी नहीं निकाल पाते। 2023 का बरस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अलविदा ना कह पाने की कसक को पीछे छोड़ दिया है। इस साल हमने क्या पाया और क्या खोया, उसका लेखा जोखा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज आपके सामने 2023 का अंतिम दुनियादारी हम पेश करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की बधाइयाँ। उम्मीद है अच्छाइयाँ बरकरार रहेंगी और बुराइयों को पीछे छोड़ने में हम सफल होंगे। आज के शो में हम जानेंगे 2024 में दुनिया कैसी होने वाली है। 2024 हैवीवेट इलेक्शंस का साल क्यों है और दुनिया भर में चल रही जंग का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज 2024 की कहानी। चैप्टर 1, जियोपॉलिटिक्स। साल की शुरुआत एक दबदबे वाले गुट के विस्तार से होगी। 1 जनवरी को ब्रिक्स के मेंबर्स की संख्या हो जाएगी 11। अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। नए मेंबर्स होंगे इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और अर्जेंटीना। भारत पहले नए सदस्यों की एंट्री के खिलाफ था, लेकिन हाल के बरसों में उसने अपना रुख बदला। नए सदस्य चाहते हैं कि उन्हें आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। विस्तार के बाद ब्रिक्स के देशों की कुल जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी के 30% के पार हो जाएगी। कच्चे तेल के उत्पादन में ब्रिक्स का शेयर 43% तक पहुंच जाएगा। फिलहाल ये आंकड़ा है 21 के आसपास का। ब्रिक्स की बुनियाद के समय ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये विकसित देशों के गुट G7 को टक्कर दे सकता है। अगस्त 2023 में चीन ने ऐसी अपील भी की थी, मगर इसके सदस्य देशों की घरेलू समस्याएं और आपसी असहमतियां हावी हैं। मसलन भारत और चीन की आपस में नहीं बनती। चीन और रूस बाहर से एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, मगर उन्हें अपना वर्चस्व स्थापित करना है। नए सदस्यों की अगर हम बात करें तो ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उस पर लोकतंत्र का दमन करने के आरोप लगते हैं। अर्जेंटीना में महंगाई दर 200% के पार पहुंचने वाली है। इथियोपिया सिविल वॉर से जूझ रहा है। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच भी तकरार चलती रहती है। इन वजहों से ब्रिक्स की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। वे कैसे इससे पार पाते हैं, इससे संगठन का भविष्य तय हो पाएगा। 1 जनवरी से ही रिपब्लिक ऑफ नगोर्नो कराबाख की पहचान खत्म हो जाएगी। अब से ये अजरबैजान का हिस्सा होगा। नगोर्नो कराबाख ने 1991 में आज़ादी की घोषणा की थी। यहाँ पर आर्मीनिया के समर्थन से सरकार चलती थी। हालांकि ये अजरबैजान की सीमा के अंदर था। कई बार इसको लेकर लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी। फिर अगस्त में अजरबैजान ने सेना भेजकर इलाके पर कब्जा कर लिया। नगोर्नो कराबाख की आधी से अधिक आबादी भागकर आर्मीनिया चली गई। जो बच गए हैं उन्हें अजरबैजान के कानून से चलना होगा। जनवरी में ही एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। सरकार ने नुसंतारा नाम का नया शहर बसाया है। 18 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन है। पूरा प्रोजेक्ट 5 चरणों में 2045 तक तैयार होगा। पहले फेज में सरकारी इमारतों और सरकारी अफसरों के लिए रिहाइश का इंतजाम है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि जकार्ता में क्या दिक्कत है। जकार्ता की आबादी 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जकार्ता को आज़ादी के बाद इंडोनेशिया की राजधानी बनाया गया। ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है, साथ ही इसकी ज़मीन भी दलदली है। यहाँ पर 13 बड़ी नदियाँ मिलती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ हर साल भयानक बाढ़ आती है। उत्तरी जकार्ता हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर डूब रहा है। स्टडीज़ में दावा किया है कि पूरा शहर 2050 तक पानी में डूब सकता है। फिर वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर में जाम और प्रदूषण की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार मंत्रियों को मीटिंग्स में पहुँचने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है जकार्ता में ट्रैफिक जाम के चलते हर साल लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नया शहर बसाने का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसंतारा को बनाने में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जकार्ता की घटना क्लाइमेट चेंज की गंभीरता भी बताती है। आने वाले बरसों में कई शहर और देश पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं। टुवालू, किरिबाती, नाउरू, मालदीव जैसे देशों ने भविष्य के लिए नई जमीनें तलाशनी शुरू कर दी हैं।
2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा भी छाया रहेगा। आशंका है कि एआई लाखों लोगों की नौकरियां छीन सकता है। इसकी कई खामियां भी गिनाई जा रही हैं। दुनिया भर में सरकारों के सामने एआई को रेगुलेट करने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। 2023 में ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन नियम लेकर आए। ईयू ने कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाने तक की बात कही है। वहीं चीन ने कहा है कि एआई के एल्गोरिदम पर निगरानी होनी चाहिए, उसे यूं ही बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। उम्मीद है कि भारत और दूसरे देश अगले साल एआई को कंट्रोल करने के लिए नियम ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 यानी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ। इजराइल हमास जंग। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग में इजराइल के 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें से 1147 लोग हमास के हमले में मारे गए थे। 130 से अधिक लोग हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के हमले में मरने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें 8,000 से अधिक बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी की 40% आबादी अकाल की कगार पर खड़ी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संघर्ष विराम के प्रस्तावों को कई बार खारिज किया जा चुका है। इजराइल ने फिर से कहा है कि मकसद पूरा किए बगैर जंग नहीं रुकेगी, यानी 2024 में भी लड़ाई जारी रहेगी। रूस यूक्रेन जंग, ये जंग भी चलती रहेगी। दिसंबर 2023 में पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जब तक यूक्रेन उनकी शर्तें नहीं मानता, रूस पीछे नहीं हटेगा। शर्तें क्या हैं? क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता, यूक्रेन का विसैन्यकरण और यूक्रेन की तटस्थता। वेनेजुएला गुयाना विवाद। गुयाना के एसेकिबो प्रांत पर वेनेजुएला दावा पेश कर रहा है। उसने जनमत संग्रह करवाकर कब्जे की तैयारी भी शुरू कर दी है। फिर ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा। अमेरिका ने भी चेतावनी दी। तब जाकर वेनेजुएला शांत हुआ, लेकिन उसने फिर से सैन्य अभ्यास चालू किया है। इसको उकसावे के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं 2024 की पहली जंग एसेकिबो की वजह से शुरू हो सकती है। सूडान, वहाँ अप्रैल से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ और सूडानी सेना के बीच लड़ाई चल रही है। 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लाखों ने पलायन किया है। ये जंग सिविल वॉर में बदल गई है। हाल फिलहाल में उसके थमने की कोई उम्मीद नहीं है। चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। हैवीवेट इलेक्शंस। 2024 में कम से कम 40 देशों में चुनाव होने वाले हैं। जानकार कहते हैं ऐसा संयोग पहली बार बना है। ये चुनाव पूरी दुनिया की नियति तय करने वाले हैं। कुछ बड़े नाम जान लेते हैं। अमेरिका, नवंबर में यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होगा। फिलहाल प्राइमरी इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। इसमें फाइनल इलेक्शन के उम्मीदवार तय होंगे। फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन का नाम सबसे आगे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी सबसे मजबूत है। हालांकि उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। कोलोराडो के बाद माइन स्टेट ने भी ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया है। आरोप, उन्होंने जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में दंगे के लिए लोगों को उकसाया। ट्रंप कोलोराडो और माइन के प्राइमरी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। रूस, मार्च में राष्ट्रपति चुनाव है। मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत यहां पर तय मानी जा रही है। उनके मुख्य विरोधी अलेक्सी नवलिनी जेल में है। बाकी कैंडिडेट्स में पुतिन को टक्कर देने का मादा नहीं है। भारत, अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव की संभावना, फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का प्रबल दावेदार भी है भारत, इसलिए इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। पाकिस्तान, 8 फरवरी को नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा। पिछली बार जीतने वाले इमरान खान फिलहाल जेल में हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का चाबुक पड़ा है। पीटीआई के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। पिछले चुनाव के बाद देश छोड़कर भागने वाले नवाज शरीफ वापस लौट आए हैं। उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ है। उनके ऊपर फौज का हाथ है। सारे संयोग उनकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। उलटफेर अपवाद होगा। ब्रिटेन, दिसंबर 2024 में मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 28 जनवरी 2025 तक नई सरकार बनाने की डेडलाइन है, इसलिए 2024 में ही चुनाव कराया जा सकता है। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत पर संशय है। ये पार्टी फिलहाल सरकार चला रही है, लेकिन अंदरूनी कलह और पॉलिटिकल स्कैंडल्स ने उनकी पोजीशन को कमजोर किया है। पार्टी 3 प्रधानमंत्री बदल चुकी है। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और फिर ऋषि सुनक। उनके बीच आपसी तालमेल की कमी है। जॉनसन को कोविड लॉकडाउन के बीच पार्टियां करने के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस घटना ने भी पार्टी की छवि खराब की है। कंजर्वेटिव पार्टी नहीं तो और कौन। लेबर पार्टी 2010 से विपक्ष में, लेकिन अब की बार उनकी वापसी की संभावना है। रिसर्च फर्म इप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक 54% लोग लेबर पार्टी की सरकार के पक्ष में हैं, जबकि 62% जनता लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टार्मर को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। यूक्रेन, मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है। 31 मार्च तक चुनाव होना, लेकिन जंग की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, इसलिए चुनाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही।
साउथ अफ्रीका, मई 2024 में चुनाव की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुआ था। तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव जीता था। पार्टी के नेता नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे। तब से हर बार एएनसी ही जीतती आ रही है, लेकिन इस दफा उनका सपोर्ट सिस्टम हिला है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एएनसी का समर्थन पहली बार 50% के नीचे गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस झटका दे सकती है। साउथ अफ्रीका ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध जैसे मसलों से जूझ रहा है। इस चुनाव में ये मुद्दे छाए रहेंगे। बांग्लादेश, 7 जनवरी को आम चुनाव है। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग की जीत तय मानी जा रही है। वो 2009 से सरकार चला रही हैं। उन पर विपक्ष को दबाने और फ्री प्रेस पर ताला लगाने के इल्जाम लगते हैं। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति का चुनाव है। ये चुनाव चीन के साथ चल रहे विवाद का भविष्य तय करेगा। इसके बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कहां चुनाव है? इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव 14 फरवरी को, श्रीलंका में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव अभी तारीख नहीं आई है। साउथ कोरिया में संसदीय चुनाव 10 अप्रैल को, अजरबैजान में राष्ट्रपति चुनाव 7 फरवरी को, घाना में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव 7 दिसंबर को, अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव तारीख तय नहीं है, वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव दिसंबर में उम्मीद है, मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव 2 जून को, रोमेनिया में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर या फिर दिसंबर में। ये तो हो गई बड़े चुनावों की लिस्ट। इसके अलावा भी कई देशों में नई सरकार देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 गेम्स की तरफ। खेलों की दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक्स इस बार पेरिस में होगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। उसके बाद 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरालंपिक्स का आयोजन भी तय है। क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इस बार जून में खेला जाएगा। मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में बांग्लादेश में खेला जाएगा। इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। अब चलते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ। हमने पूछा 2024 में किस मसले पर पूरी दुनिया को नजर रखने की जरूरत है। भारत को अपनी विदेश नीति तय करने में किन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। पहले एक्सपर्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह। सुनिए उन्हें। देखिए, आने वाला 2024 बहुत क्रूशियल होगा, भारत की दृष्टि से ही नहीं बल्कि दुनिया की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि ये दशक भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नए भूसामरिक समीकरण बन रहे हैं। जो पुराने भूसामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। लेकिन आगे आने वाले साल में अगर देखा जाए, इमीडिएट ईयर अहेड, तो हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, जो सो कॉल्ड युद्ध चल रहा है, हालांकि वो युद्ध तो नहीं मैं मानता, हालांकि हमास और इजराइल का युद्ध जो दुनिया कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। वो कैसे पैन आउट करता है, अमेरिका का जो एक नैतिक लीडरशिप था, एक नैतिक नेतृत्व था दुनिया में, जो यूक्रेन में दिखा था वो हमास इजराइल युद्ध में नहीं दिखा है। और एक सापेक्षिक नैतिकता जो हम देखने, रिलेटिव मोरालिटी जो हम देखने को मिला है हमें, वो बहुत क्वेश्चन में रहेगी। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जो 7 अक्टूबर की घटना थी उसके बाद इजराइल की ज्यादतियों ने पूरी दुनिया के एक तरह से कहें ओपिनियन बदल सा दिया है। तो अमेरिका एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा उसमें। दूसरा जो है चाइना और या साउथ चाइना सी, या जो चाइना का बढ़ता हुआ कूटनीतिक आउटरीच है वो कितना आगे बढ़ता है। जैसे हमने देखा है ईरान और सऊदी अरेबिया को उन्होंने दोस्त बनवा दिया या उनके राजनयिक संबंध स्थापित करा दिए। चीन और रूस ने काफी अच्छे संबंध बना लिए। चीन का एक दोस्त नॉर्थ कोरिया, रूस से बड़ा अच्छा संबंध। तो ये जो एक हम कहें एक एक्सिस बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरे दुनिया की स्थिति में। और मैं ये भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या राजनीति में 7 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। किसने कहा था कि किसने सोचा था कि हमास इजराइल युद्ध होगा? किसने कहा था या सोचा था कि 9/11 होगा? तो वैसी घटनाओं का स्कोप तो रहता है, लेकिन पूरी तरह से आप ये माने कि अमेरिका जो अपनी स्थिति में था वो 2024 में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, और चीन जिस स्थिति में था उससे बेहतर तो नहीं होगा, वही स्थिति में आगे बढ़ेगा।
रूस जो है खासकर रूस को हम लोग को वॉच करना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि कभी तेज कभी ठंड वो चलता रहता है रूस और यूक्रेन युद्ध का। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा 2024। भारत इस समय एक हम मैं कहूँ कि ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के कस्प पे, एक मुहाने पे खड़ा है, जहां उसको अपने कदम बहुत फूंक फूंक के रखने होंगे। मसलन कनाडा और अमेरिका से ही संबंध आप ले लीजिए। कनाडा में जो भी उग्रवादी वहां कर रहे थे और जो भी वहां हुआ, उसका सारा ठीकरा जो है सो हमारे सर पे फोड़ा गया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे लोगों के साथ जातियां हो रही हैं, हमारे एम्बेसडर्स को थ्रेट किया जा रहा है, वहां जो है सो रेफरेंडम की बात कराई जा रही है। तो लेकिन भारत कनाडा में काफी असर्ट किया है अपने आप को। और लेकिन उसके विपक्ष में अगर देखें तो अमेरिका से संबंध हमारे जो है गुरपतवंत सिंह पन्नून के मामले में, जो उन पर कथित हत्या की साजिश का अमेरिकी भूमि में किया गया था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और हमने ये भी देखा है, शायद उससे उसका कोई संबंध नहीं हो, कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति बाइडेन को चीफ गेस्ट होना था, वो नहीं आए। हालांकि वो कारण स्पेसिफाई नहीं किया। क्वाड की भी बात थी कि 26 जनवरी के अराउंड क्वाड होगा, वो भी नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा सशंकित रहना पड़ेगा। हालांकि फ्रांस आया है, और फ्रांस हम सब जानते हैं कि वेस्ट और अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है, तो वो एक मैसेज भी जाएगा अमेरिका को। दूसरा जो है पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में अस्थिरता रही है। चुनाव आने वाले हैं, उसमें चुनाव में कौन जीत कर आए, शायद पीएमएलएन और पीपीपी की जॉइंट कोalition आए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि उस फ्रंट पे हमने पिछले साल 2023 में, इस साल हमने कुछ नहीं देखा है डेवलपमेंट, आगे नहीं बात बढ़ी है। वो होगा। बांग्लादेश में चुनाव है आने वाले कुछ दिनों में ही, और बांग्लादेश के साथ और वहाँ की वर्तमान नेतृत्व के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे 15 साल से। उनके पहले जो लीडरशिप थी खालिदा जिया की, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। तो वो एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होगा। मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे पैन आउट करते हैं। अभी हाल में इंडिया आउट पॉलिसी के तहत उन्होंने अपने भूमि से जितने भी सैनिक थे उनको निकाला है, वापस करने का रिक्वेस्ट किया है। चीन के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, कभी उसमें गर्माहट आएगी कि नहीं आएगी, या जिस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्वाड में भारत की लीडरशिप क्या होगी, और कई सारे मामले हैं, जैसे वेस्ट एशिया में क्या होगा और भारत का रुख क्या होगा। और जो हमने देखा है न सिर्फ इजराइल और हमास के मामले में, बल्कि कतर के साथ हमारे संबंध वो कैसे पैन आउट करेंगे। और जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके चलते जो भूसामरिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उसको भारत कैसे टैकल करेगा। तो ये सारे प्रश्न रहेंगे। और हालांकि भारत दोनों पक्षों को साथ लेके चल रहा है, और भारत की एक खासियत भी रही है कि हमने हमेशा पावर पॉलिटिक्स से अपने आप को जहां तक संभव हो तटस्थता रखी है। तो और उसको आगे भी बढ़ाया। इस समय हमारे विदेश मंत्री रूस में हैं, पुतिन से मिले हैं। पुतिन भी अगले साल आ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी अगले साल मॉस्को जा सकते हैं। तो ये संभावनाएं हैं। लेकिन मैंने ये कहा, मैं फिर दोहरा दूं कि दुर्घटनाओं का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन भारत कंसिस्टेंटली अपने आप को एक मैं यूं कहूं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप दुनिया के साथ रखता है, वही रखेगा भी आने वाले दिनों में। हाँ, लास्टली मैं ये भी बता दूं कि हमारे चुनाव भी होने वाले हैं। भारत में चुनाव होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। और बिना मैं कोई स्पेकुलेशन किए ये कहूं कि अगर हमारे वर्तमान सरकार को मेजोरिटी आई, और अभी जितनी मेजोरिटी आई, तो यथास्थिति बनी रहेगी। अगर उससे कम सीट आई, कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ा, तो यथास्थिति न कि सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहरी संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वो हमें देखना होगा। ये सारी चीजें हैं। तो
कमोबेश भारत जो है अपनी स्थिति, मजबूत स्थिति, हम इकोनॉमिकली काफी डेवलप कर चुके हैं, कोई हमें उस फ्रंट पे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। राजनीतिक स्थिरता रही है पिछले 20 साल से, उसमें हमें कोई थ्रेटन नहीं कर पाएगा। तो ये आगे आने वाले साल में भी देखना होगा। हमारी दूसरी एक्सपर्ट है मनोहर पर्रिकर, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव। 2024 में डेफिनेटली कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्रिटिकल मोमेंट्स होंगे जियोपॉलिटिक्स के लिए। तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगी और उसके बाद जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। तो जनरली अगर आप पहले भारत की दृष्टि से ही देखें इस चीज को, तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला चैलेंज जो इंडिया के सामने है रिजॉल्व करने के लिए वो डेफिनेटली रेड सी की सिचुएशन है। क्योंकि देखिए रेड सी की सिचुएशन है वो क्लियरली एक तरीके का स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर है, जहां पे मिड नवंबर के आसपास से हमने देखा कि इंडियन वेसल्स के ऊपर भी अटैक्स हुए जो हुतीज ने करे। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे वेस्ट ने कोलिशन लॉन्च करा हुआ है जहां पे बहुत सारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, लेकिन इंडिया ने वो कोलिशन अभी ज्वाइन नहीं किया है और इंडिया का के जो अपने इनिशिएटिव्स हैं वो उनके थ्रू ही उनको नेविगेट करना चाहता है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। तो आई थिंक 2024 में जो पहली चीज जो हमें टैकल करनी होगी वो रेड सी की सिचुएशन को है, क्योंकि उस रेड सी की सिचुएशन की वजह से और क्या हो रहा है कि जो ऑयल हम मंगाते थे रशिया से, जो हमको कम दामों पे उपलब्ध था, वो बहुत रिस्की हो गया है और वहां से आना नहीं चाहते। जो शिप है वो वहां से आना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, उनको ज्यादा रीराउट करना पड़ रहा है और उनका जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो अब अचानक आप देखेंगे कि इस एक चीज के वजह से ऐसा हो रहा है कि आप मिडिल ईस्ट से ज्यादा हम ऑयल मंगाना चाह रहे हैं। वो जो डिमांड है हमको मिडिल ईस्ट की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो बेसिकली पर्शियन गल्फ की तरफ से आ रही है, जो हमको रेड सी का जो एरिया है उसको हम अवॉइड कर सकें। तो आई थिंक सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा और आप जानते हैं कि इस बार प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट बन के, तो कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट आप सुनेंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो रफाल मरीन जो एयरक्राफ्ट है उसको लेकर शायद कोई डील जो है वो अनाउंस करी जाए। उसके अलावा आप 2024 में शायद जो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स का है, जिसमें दो कंटेंटर्स हैं बेसिकली यूरोप से, जर्मनी और स्पेन। जर्मनी जो है वो एलएनटी के साथ है और स्पेन जो है जर्मनी जो है वो माजागॉन डॉक के साथ है और स्पेन जो है वो एलएनटी के साथ है। तो बहरहाल दोनों में से कोई एक जो है वो इसके लिए फाइनलाइज होंगे। इसके अलावा हम एक और भी चीज जो 2024 में देखेंगे वो ये कि हमारे जो दो रुके हुए डिलीवरीज हैं S-400s के, वो कब आते हैं इंडिया के पास, क्योंकि उसको लेके जो पेमेंट मैकेनिज्म्स में इश्यूज है, रूपी रूबल ट्रेड में और एटसेट्रा, इनको लेके कुछ फ्रिक्शंस हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त रशिया में है, तो जाहिर है उसके ऊपर कुछ बात जरूर होगी। तो ये जो चीजें हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट्स में मुझे सबसे पहले दिखती हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं या पहले और नेबरहुड के बारे में बात करें, तो आई थिंक मालदीव्स की जो सिचुएशन है, मालदीव्स की सिचुएशन भारत के लिए एक मैं कहूंगी कि एक तरह से एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ भारत का कोई रुख रवैया आता हुआ देखेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम अपने लेंस को मतलब फोकस को अगर हम बढ़ाएं, तो यूरोप की सिचुएशन में अगर हम देखना शुरू करें, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में एक बिग टिकट अनाउंसमेंट हम देखेंगे, ग्लोबल गेटवे, जो यूरोप का EU का बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। तो 2023 में कोई ऐसा हमने भारत संबंधी नहीं देखा कोई अनाउंसमेंट, लेकिन 2024 में मुझे इस बात की उम्मीद है कि हम डेफिनेटली देखेंगे और हम मिडिल ऑर्डर पावर कन्वर्जेंस भी देखेंगे इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी घटना हमको होती हुई दिखेगी 2024 में, वो डेफिनेटली अमेरिका में जो इलेक्शंस हैं वो, क्योंकि इस बार के जो इलेक्शंस हैं वो कहा जा रहा है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पीरियड, ये जो 2024 का, क्योंकि 2025 जनवरी में पता चलेगा कि एक्चुअली बन कौन रहा है, लेकिन 2024 में क्या पॉलिटिक्स रहती है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, ये तय करेगा कि कौन बनता है प्रेसिडेंट। और हालांकि ये सीधा सीधा इस पे भारत पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि भारत को लेकर एक बायपार्टिसन सपोर्ट है यूएस में। तो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, दोनों ही भारत को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक को लेकर।
लेकिन चूंकि अमेरिकन इलेक्शंस में कौन विजयी होता है या किसकी सरकार मतलब आपको बनती दिखती है, ये डेफिनेटली और आउटकम्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अफेक्ट करता है, जैसे कि इसराइल में जो हो रहा है उसको अफेक्ट करता है, और फिर इनडायरेक्टली फिर ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है जिसमें भारत भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होगी। यूरोप की बात करें तो आप देखेंगे कि यूरोप जो है जैसे जैसे अमेरिका का सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट मुश्किल होता जा रहा है यूक्रेन के लिए, वैसे ही यूरोप जो है वो और रिवाइटलाइज कर रहा है अपने डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन को, और ऑलरेडी काफी ज्यादा इसमें कुछ तेजी आती हुई दिख रही है। और ऐसे देशों द्वारा जो पहले इस लीडरशिप को लेने में बहुत हिचक रहे थे, जैसे कि फ्रांस या जर्मनी, तो आपको ये एक नई चीज यूरोप को में देखने को मिलेगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट नेटो के साथ एक्सरसाइज होगी, जो स्प्रिंग में होती है तकरीबन, जिसको स्टेडफास्ट डिफेंडर कहते हैं, और ये रशिया और वेस्ट के बीच में एक नेटो की आप एक्सरसाइज देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि इसके जरिए बहुत कुछ पता चलेगा कि नेटो की रेडीनेस क्या है एक्सेट्रा। और ये इट इज अ वॉर गेम ऑफ कोर्स, तो मतलब इसमें रशिया पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इससे एक अंदाज मिलता है कि वेस्ट की प्रेपरेशन क्या है, स्पेशली नेटो के लेवल पे। और आप यूरोप में देखेंगे कि कैसे यूरोपियन जो नेता है वो राइट विंग पॉपुलिज्म को और माइग्रेशन के सवालों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब आते हैं अगर सिक्योरिटी सिचुएशन जो इंडो पैसिफिक में, तो मेरे हिसाब से ताइवान स्ट्रेट्स पर जो एक तरह से गहमा गहमी बनी रहती है वो आगे भी बनी रहेगी, और भारत ऑफ कोर्स उसको वॉच करेगा, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो भारत के सप्लाई चेन्स के लिए बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन साबित होगा, न केवल भारत बल्कि और भी बहुत सारे देशों के लिए। तो इस चीज को हम बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। रही रशिया यूक्रेन की बात, तो अब 2024 में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने तीसरे साल में अब आती हुई दिखती है, और अभी भी इसका कोई खात्मा हमको नहीं दिखता, यानी कि अभी ये चलेगी। और इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है दुनिया पर, जिसको फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर की क्राइसिस है, वो वैसी ही बनी रहेगी, और मेरे हिसाब से वो और भी ज्यादा कंपाउंड होगी, मतलब उसमें और भी ज्यादा जो शेड्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। तो ये जाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल जो आउटलुक है वो दिख रहा है हमको। उसके अलावा भारत के लिए एक और भी इम्पोर्टेंट काम है, वो ये कि जो कतर में हमारे नेवी के जो पर्सोनल जिनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, अब हमें कल परसों में ही न्यूज आई, इनफैक्ट कल ही न्यूज आई है कि अब उनके डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है आजीवन कारावास में। आई थिंक भारत की तरफ से पूरी डिप्लोमेटिक कोशिश रहेगी कि उसको और कम किया जा सके, तो वो आई थिंक भारत के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी। और इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जो 7% पे एक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, ये भी दुनिया एक बहुत उम्मीद की नजर से भारत को देखती है, क्योंकि भारत एक शाइनिंग स्पॉट रहा है, जबकि दुनिया जो है वो बहुत ही ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमिक दौर से गुजर रही है। और इसी में हम देखेंगे कि आई थिंक मेरा हम लोग का जो स्पेस प्रोग्राम है 2024 में, मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी कुछ ऐसे स्ट्राइड्स डेफिनेटली लेंगे, जो हमने 2023 में उपलब्धियां करी थी उसको और ऐड करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये है इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स 2024 के लिए। नए साल से आपको क्या उम्मीद है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।